हमारी इस चुनावी नुक्कड़ सभा में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के हमारे युवा और जुझारू मंत्री श्री कांजी शर्मा और हमारे इस इलाके के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, मैं इनको कहूंगा ईमानदारी के प्रतीक, जिन्होंने हिम्मत करके और जिस प्रकार का ये प्रमाण दिया है, स्वयं इन्होंने जो अपनी बात इस समय कही है, वास्तव में ही ये बहुत ही सम्माननीय नेता हैं। ऐसे हमारे श्री अनिल वाजपेयी जी, श्री पश्चिम बिहार के हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, प्रभारी राजीव गुलानी जी, श्री राकेश गहलोत जी, सुनील चौधरी जी, रवि गुप्ता जी, अरुण जैन जी, सुजाता शर्मा जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, कमल वर्मा जी, बलजीत जोले जी, राजेंद्र गोस्वामी जी, अमृतपाल जी, जितने नाम लिखे वो जी, जो नहीं भी लिखे वो भी सब जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, वास्तव में जो बात मुझे रखनी थी वो हमारे वाजपेयी जी ने बहुत विस्तार से रखी है। यही सब बातें मैं पिछली सभा में बोल के आया कि हमको ये ध्यान करना होगा, आखिर 5 साल पहले ये कौन सी परिस्थितियां बनी थी जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इसमें हमारा दोष किसी का नहीं है। घटनाक्रम ऐसा था, 2013-14 में देश कांग्रेस के कुशासन से कराह रहा था। भ्रष्टाचार जैसा एक रोग, कैंसर का रोग पूरे देश में फैला हुआ था। मोदी जी ने पूरे देश में घूम करके एक ऐसा वातावरण बनाया कि हमको भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़नी है, और उस लड़ाई लड़ने में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये मई 2014 में बनी। और उसी क्रम में मैं भी इस बात का गवाह हूं कि हरियाणा में भी उसी प्रकार की कांग्रेस की सरकार से त्रस्त जनता ने और सरकार पलट के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और हमको भी मौका मिला। लगातार दोनों सरकारों ने, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चाहे मैं हरियाणा की सरकार के नाते से कहूंगा, हमने 5 साल बहुत ही एक, जिसको कहना चाहिए, भ्रष्टाचार विहीन पारदर्शी सरकार और एक प्रकार का देश और प्रदेश के हर प्रकार के विकास में काम किए और जनता ने फिर से मौका दिया है। अब उसी वातावरण में 2014 का जो वातावरण है, जनवरी 2015 में दिल्ली में भी वातावरण तो वही था, भ्रष्टाचार से त्रस्त थे लोग। और उस समय एक संत, अब उस संत का मैं नाम लूंगा, आप सहमत हो चाहे ना हो, लेकिन वाजपेयी जी उससे सहमत है। अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही। उनके मंसूबे में, उनकी इच्छा में, उनके लक्ष्य में, टारगेट में कहीं कोई धोखा नहीं था, कोई कमी नहीं थी। एक सच्चा सीधा आदमी, क्योंकि मैं अन्ना हजारे जी को बहुत पहले से जानता हूं। मेरा संपर्क उनके साथ 1981 में आया था, 38 साल पहले। मैं उनके गांव में रालेगढ़ सिंधी गया था। गांव में वो आश्रम जो बना के रहते थे, और एक ऐसी कहानी शायद आपको नहीं पता होगी, वो आर्मी में थे पहले, और आर्मी में किसी एक दुर्घटना में ये 6 लोग जा रहे थे, 5 लोग दुर्घटना में मारे गए, ये अकेले बच गए। और जब बचे तो इनके मन में एक प्रश्न आया कि भगवान ने मुझे बचाया है तो जरूर कोई ना कोई मेरे से काम लेना चाहता होगा प्रभु। तब इन्होंने सारे जीवन को समाज जीवन में लगाने का संकल्प लिया और देश में एक वातावरण बनाया। शुद्धता किस प्रकार से आए, वातावरण कैसे अच्छा हो, किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोक लगाई जाए। और उस समय उनके आंदोलन में क्या मालूम था उनको कि इस प्रकार का एक लुटेरा आदमी उनके पीछे लग जाएगा और उनके कंधों पर चढ़ करके राज सत्ता प्राप्त कर लेगा। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में चलने वाले बहुत से लोग, जिसमें वाजपेयी जी भी एक थे, कितने ही नाम इन्होंने लिए, वो सब थे। जब सत्ता पर चढ़ गया, सबसे पहले ठोकर मारी, धक्का मारा किसको? अन्ना हजारे जी को। वरना तो अन्ना हजारे जी के चरण धोकर के पीने चाहिए थे, कि जिनकी कृपा से ये सारा काम हुआ। और उसके बाद एक एक साथी छोड़ छोड़ के चले गए।
आज जो उस समय की घूमट चलाने वाले व्यक्ति कोई भी इनके साथ नहीं है। और चूंकि भ्रष्टाचार का घर ये स्वयं बन गया प्रतीक भ्रष्टाचार का, बहुत सी कहानियां वाजपेयी जी लगातार बता भी रहे हैं, आगे भी बताएंगे आपको सब, क्योंकि इनसे ज्यादा चश्मदीद गवाह कोई नहीं हो सकता। हम तो सुनते हैं, कोई बताता है, ये तो स्वयं भुगतभोगी हैं, इनसे स्वयं से पैसे मांग लिए, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी और क्या हो सकता है। तो मित्रों, आज वो सारा वातावरण सब जनता जान चुकी है। ये नौटंकीबाज, ये जिस प्रकार का धोखा अपने साथियों को दिया और जनता को कैसे बेवकूफ बनाया, ये सारी कहानियां हैं। और इसमें ये जो मुफ्त की कहानियां हैं, ये भी सब धोखा देने के लिए हैं। जब बिजली की बात आती है तो मैं पूछता हूं, हमारे दिल्ली के ऐसे जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, छोटे बड़े हर प्रकार का उद्योग चलाते हैं, बताइए बिजली का रेट क्या है उद्योग में? कितना? 15 रुपए, 18 रुपए, 17 रुपए। और हम हरियाणा में उद्योगपतियों को 8.5 रुपए यूनिट बिजली देते हैं, 8.5। अगर यहाँ ये डबल रेट उनसे लेते हैं तो वो जो सारा खर्च है उद्योगपति घर से थोड़ी देने वाला है। किस चीज के ऊपर खर्चा लगाएगा? अपने माल पर, प्रोडक्शन पर, जो चीज बनाएगा उस पर। जो चीज हरियाणा में हमारी 100 रुपए की बनती है, 150 रुपए की बनती होगी, वो 50% खर्चा अगर ज्यादा पड़ता है, इस माल को कौन खरीदता है? दिल्ली का गरीब व्यक्ति खरीदता है। दिल्ली के गरीब व्यक्ति के जेब से कीमत जाती है, तो इसने वो 200 यूनिट अगर मानो छोड़ करके, वैसे उस पर भी फिक्स चार्ज लगा रखे हैं, वो भी नहीं है, उसके भी बहुत बिल आते हैं। लेकिन इधर से कान ना पकड़ करके इसको छोड़ दिया और दूसरा कान पकड़ लिया, ये धोखे का एक प्रमाण है। बात करते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक की। मैं पूछता हूं, इतनी बड़ी योजना नरेंद्र मोदी जी की चलाई हुई आयुष्मान भारत, क्या उसके अंदर हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा है कि नहीं है? है ना उसमें? तो वो दिल्ली ने क्यों नहीं लागू की? इसके पीछे कौन सा इसका डिजाइन है सोचने का? और गरीब जनता के साथ ही धोखा करने की जो बात की है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार भी है। तो मित्रों, बहुत बातें मैं गिना सकता हूं, लेकिन बहुत सी बातें हमारे श्रीकांत जी ने, अनिल वाजपेयी जी ने आपको बताई हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि चाहे परिवारों की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो और चाहे देश की बात हो, देश की बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि देश के प्रति इनका, जैसा बताया कि मुख्यमंत्री के भाषण में ये क्या कहते हैं, मोदी जी को और अमित शाह जी को गाली देने का मतलब क्या है कि उनके द्वारा किए गए जो काम हैं उनको गाली देना। उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका ये सबूत मांगते हैं। अगर कोई नागरिक अपनी सेना के ऊपर भरोसा नहीं करता, उसका विश्वास तोड़ता है, तो इससे बड़ा राष्ट्रीय पाप कोई नहीं हो सकता। तो ये पाप किया इस आदमी ने कि देश की जनता को किस प्रकार से भुगलाया जाए, चर्चा इसकी पाकिस्तान में कराई जाए, दूसरे देशों में कराई जाए, वो तो इन्हीं के इस वक्तव्य को, इसके भाषण को लेकर के और देश के अंदर एक वातावरण खराब करने का काम किया। तो मित्रों, दिल्ली हमारी अपनी है, दिल्ली को बचाना है। तो आज हमारे पास अन्ना हजारे भले एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन आज हमारे पास नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का है, आज हमारे पास नेतृत्व अमित भाई शाह का है, आज हमारे पास नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के समूचे नेतृत्व का नेतृत्व हमारे साथ है। अब उनके नेतृत्व में वातावरण वही है। दिल्ली को सुधार नहीं पाए, दिल्ली 10 साल पीछे चली गई है। हमने देश में बहुत काम किए, हरियाणा में बहुत काम किए, काम गिनवाने के लिए बहुत मैं गिनवा सकता हूं आज यहाँ पर, लेकिन इस समय तो केवल इतनी अपील करनी है कि आज दिल्ली को सारे संकट में से बाहर निकालना है, तो अपने नेतृत्व के साथ लग करके और ये जनता में, आवाम में एक वातावरण हमको बनाना है। घर घर हर एक का जो वोट है वो अगले आने वाली 8 तारीख को, 8 फरवरी को कमल के निशान पर वोट डालना चाहिए। और हमको हर घर में जाके वोट मांगना है, अपने घर में भी मांगना है। एक छोटी कहानी सुनाकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने सिकंदर बख्त जी का नाम सुना है? सिकंदर बख्त किस किसने सुना है? चांदनी चौक के बड़े नेता
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए। लेकिन ये जनता पार्टी के समय हमारे साथ जुड़े, इससे पहले कांग्रेस में होते थे। इनका जो नौजवानी है वो कांग्रेस में बीती है। एक चुनाव की समय की बात, उस समय जनसंघ होता था, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी। तो जनसंघ के चुनाव में जैसे आज हम घर घर जाके वोट मांगते हैं, तो पार्टी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाके वोट मांगना है। चांदनी चौक में जहां ये रहते थे, इनके गली के कोने पर जनसंघ का एक कार्यकर्ता रामू रिक्शा चलाता था। उसके जिम्मे लगा के घर घर जाके वोट मांगने हैं। जब हर घर में जाना था तो सिकंदर बख्त का घर भी रास्ते में आया। सिकंदर बख्त अपनी पार्टी के प्रचार में निकले हुए थे। इन्होंने जाके कुंडी खटखटाई, अंदर से माताजी निकल के आई। माताजी को कहा मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, इस चुनाव में हमारे ये कैंडिडेट खड़े हैं। उस समय जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह होता था दीपक, तो हमारा दीपक का निशान है। हमारी पार्टी जनसंघ के ये हमारे बड़े बड़े नेता अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, जो नाम थे वो नाम सारे ले दिए। बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी पार्टी है, आप हमारे कैंडिडेट को दीपक पर मोहर लगा करके और वोट देना। बात सुन ली, माताजी अंदर चली गए, रामू आगे बढ़ गया। अगले हफ्ते फिर रामू जाके कुंडी खटखटाई, माताजी निकल के आई। माताजी को कहा माताजी मेरा नाम रामू है, रिक्शा चलाता हूँ, जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी हमारे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारा जनसंघ का कैंडिडेट और दीपक पर मोहर लगा के आप हमको जिताना। माताजी ने कहा कि बेटे पिछली बार हफ्ते भी आए थे क्या? मैं पिछले हफ्ते भी आया था। चले गए कह करके। फिर अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते रामू फिर चला जाता है, कुंडी खटखटाता है और वही बात, वही भाषण, मेरा नाम रामू है, जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, पुणे में रहता हूँ, हमारी पार्टी अच्छी पार्टी है, हमारे नेता अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी पढ़े लिखे नेता है और बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे कैंडिडेट को दीपक पर मोहर लगा के जिताना है। तो माता जी कहते हैं बेटे बार बार आ रहे हो, 2 बार आगे पहले भी आए हो, आज भी आ गए हो। माता जी अभी 2 हफ्ते और भी आऊंगा। मेरा काम है हर हफ्ते आके याद कराना, क्योंकि उस समय प्रचार अभियान 42 दिन का होता था, अब ये 14-15 दिन का हो गया है। तो लगातार हर हफ्ते वो कार्यकर्ता जाता रहा और आखिरी हफ्ते चुनाव के दिन फिर रिक्शा लेके पहुंच गया। माता जी आपकी आयु ज्यादा है, रिक्शा पर बैठो, आपको वोट डलवा के आता हूं। और फिर वही भाषण रास्ते में दे दिया। माता जी गए अंदर, बैलेट पेपर उठाया, देखा, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव निशान था 2 बैलों की जोड़ी। हम छोटे होते थे, गणा के बोलते थे, 2 बैलों की जोड़ी बिछड़ गयो रे, दीपक लेके ढूंढो किधर गयो रे, ये गीत बोलते थे। उसने आओ देखा नहीं, ताव देखा नहीं, दीपक का निशान ढूंढा और मारी मोहर और लपेट करके बेटा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बुढ़िया माता को फिर रिक्शा बैठा करके घर में छोड़ दिया रामू ने और अपने अपने रास्ते चले गए। सायंकाल सिकंदर बख्त घर आते हैं, माता जी को कहते हैं माता जी आज मैं थक गया हूँ, आप मुझे जल्दी गर्म पानी दो, हाथ मुंह धो करके, और उसके बाद मुझे खाना भी दो गरम गरम, और मैं खा के जल्दी सो जाऊंगा, मैं थक गया हूँ। माता जी कहते हैं मुझे काहे में थक गया तुम? कि माँ सारा दिन मैंने काम किया है, मैंने अपने पार्टी कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं, उसको जिताना है। माता जी कहते हैं तू वोट मांग कितनी बार, कांग्रेस का तेरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, इस बार जनसंघ का कैंडिडेट जीतेगा। क्यों कह रही है जनसंघ का कैंडिडेट जीतेगा? क्यों? क्या इसलिए कि तेरी माँ सिकंदर बख्त की माँ अपना वोट दीपक पर निशान लगा करके जनसंघ के कैंडिडेट को देके आई। माँ ये क्यों किया तूने? इसलिए किया कि एक रामू है या रक्षा वाला जनसंघ का कार्यकर्ता, वो मेरे पास इस पिछले महीने में 6 बार आया, 6 बार वोट मांगने। तूने भी एक बार मेरे से वोट मांगा है क्या? बात कहने की है कि हमको वोट मांगना है, लेकिन ध्यान करना अपने अपने घर में वोट जरूर मांगना। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार घूमते रहें और नीचे घर में कोई ना कोई कर जाए काम। इसलिए अपने घर से वोट मांगना, फिर अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, साथ काम करने वाले, मित्र, दोस्त, सबको
फोन करो, मिलो, बताओ। और कैंडिडेट अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ वाजपेयी जी हैं, शादरा में हमारे संजय गोयल जी हैं, विश्वास नगर में ओम प्रकाश जी हैं, बाकी जगह अलग अलग जो भी हैं, लेकिन कॉमन चीज एक तो है ना, कमल का निशान। कमल का निशान याद कराओ कि कमल के निशान पर अपना बटन दबाकर और हमने वोट डालना है। इसलिए ज्यादा वोट डलवा करके हमको यहाँ तो जितना ही जितना है, दिल्ली की बाकी सीटें भी जितनी हैं, तभी हम दिल्ली को सुरक्षित रख पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बना पाएंगे। इतनी अपील आपसे करते हुए